नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अब आरएसएस के विचार पढ़ने पड़ेंगे। एमबीबीएस करने वाले छात्रों को आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय के विचार पढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र से इन विषयों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन शिवराज सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी पढ़ाई में भी अपनी विचारधारा को थोप रही है। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर दोनों पक्षों को सुनेंगे। और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के एमबीबीएस के छात्रों को इसी सत्र से आरएसएस और जन संघ के विचार पढ़ाए जाएंगे। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के विचार सिलेबस में जोड़े जाएंगे। सरकार की तरफ से ऐसे विचारकों की सूची तैयार की गई है, जिनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत, स्वामी विवेकानंद, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम शामिल है। इनमें से आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के पाठ पढ़ाए जाने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी शुरू से ही अपनी विचारधारा और अपने खास एजेंडे को लोगों पर थोपने का काम करती रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को जनसंघ और आरएसएस के संस्थापकों के विचार पढ़ाए जाएंगे। इसके पूर्व आजादी के अमृत महोत्सव की सामग्री में भी इसी प्रकार अपनी विचारधारा के लोगों को शामिल करने का काम बीजेपी ने किया। डॉक्टर हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी अगर कोई मेडिसिन के प्रोफेसर या सर्जरी के प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते तो कोई बात थी। नैतिकता की बात कर रहे हैं तो क्या ये जो एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं इनके पास नैतिक मूल्य नहीं है? मध्य प्रदेश की जनता के पास नैतिक मूल्य नहीं है, ये इनका भी अपमान है, केवल ध्यान बटाने वाली बात है। संघ विचारकों के पाठ पढ़ाए जाने को लेकर शुरू हुई सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि फाउंडेशन कोर्स में कांग्रेस के जो आदर्श हैं उनमें असली गांधी जी हैं वो शामिल हैं। बीजेपी ने संघ विचारकों के पाठ को पढ़ाए जाने के पीछे तर्क दिया कि देश के विकास में योगदान देने वाले हर व्यक्ति की जानकारी पढ़ाए जाना अनिवार्य होना चाहिए। क्या डॉक्टर को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि देश के लिए किसने क्या किया है? कांग्रेस के लिए जो आइडियल हैं उनमें असली गांधी हैं तो जरूर सम्मिलित हैं, लेकिन अब आप कहोगे आज के गांधियों को शामिल कर दिया जाए तो जरा देश जानना चाहता कि इन्होंने क्या किया देश के लिए। एमबीबीएस का कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करती है। काउंसिल हर कोर्स के टॉपिक बताती है, लेकिन उस टॉपिक के भीतर लेक्चर क्या होगा ये राज्य मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तय कर सकता है। जो नए लेक्चर जोड़े गए हैं वो मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा है। डॉक्टर्स की कमी से जूझते मध्य प्रदेश में सरकार का ध्यान डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने से ज्यादा डॉक्टर्स के बौद्धिक विकास के लिए संघ प्रचारकों का पाठ पढ़ाने पर है, और ये फैसला विवादों में घिरता दिख रहा है। एक और बीजेपी सरकार इस फैसले को सही बताने में जुटी है, दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले को कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी मुद्दा करार दिया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेता जुड़ चुके हैं। बिना देर किए उनसे आपको मिलवाते हैं। नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अजय यादव साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नेहा जी, पहले सीधा सवाल है कि जो आरोप है कि पूरी तरह से भगवाकरण करना चाहते हैं, अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, डॉक्टर्स की कमी है, अच्छे और कुशल डॉक्टर्स चाहिए, लेकिन अब जो चीज़ें सिलेबस पे जोड़ी जा रही हैं अपनी विचारधारा थोपने का काम कर रही बीजेपी, ये आरोप लगाया कांग्रेस ने। पुनीत जी, देखिए, आपने अपने पैकेज में बहुत ही डिटेल विस्तार से बताया कि नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो करिकुलम डिसाइड करता है, उसके सब टॉपिक्स क्या होंगे वो राज्यों के पास स्वतंत्रता है। तो अब ये टॉपिक क्या कहता है कि डिस्कस एंड अप्रिशिएट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नेशन, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, पीयर्स, कलीग्स, पेशेंट्स एंड वाइस वर्सा।
और उसी का एथिक्स मॉड्यूल कहता है कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड इंटरैक्ट विद दोज विद डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन महान विभूतियों को जोड़ने का काम किया है जिनका समाज में, देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, या फिर महर्षि अरविंद हो, विवेकानंद हो, अंबेडकर जी हो, महर्षि चरक हो, या फिर सर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देश की ऐसी विभूतियों को जोड़ते हैं जिनका समाज के कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, न्याय के लिए और सेवा के लिए योगदान है। अब सरसंघचालक जी की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से लेकर वो खुद स्वयं डॉक्टर थे और समाज के उत्थान के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघ का विस्थापना की, और उसके बाद आज विश्व में अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी आपदा में सबसे पहले पहुंच के सेवा कार्य करती है तो वो आरएसएस है। डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी की हम अगर बात करेंगे तो अंत्योदय, एकात्म मानववाद, जिसमें आज भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर चल रही है और पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का कार्य कर रही है। इन जैसे अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे देश के अंदर जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के पीछे दबाने का काम किया और एक परिवार का महिमा मंडित किया। मैं आपके चैनल्स के व्यूअर्स पर छोड़ती हूं कि जब हम बचपन से, मैंने स्वयं अपनी स्कूली कक्षा में, कॉलेजेस में पढ़ने का काम किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पर क्या हम सब नहीं जानते कि उनके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते थे? क्या हम नहीं जानते कि जब पंडित नेहरू भोपाल आए थे तो उनकी सिगरेट के लिए एक प्लेन को फ्लाई करवाया गया था? इंदिरा गांधी जी की हम बातें पढ़ते हैं, क्या हम ये नहीं जानते कि इमरजेंसी लगाने वाली वो थी? हम संजय गांधी के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्यों नहीं पता होना चाहिए कि नसबंदी करने वाले वही थे? जब हम 84 के दंगों के बारे में सुनते हैं, जब हम राजीव गांधी को पढ़ सकते हैं तो 84 के दंगों को भी याद करने की आवश्यकता है। तो जिन लोगों ने इस प्रकार के निर्णय लिए और उसके बावजूद लगातार जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, अलग अलग करिकुलम में उनको पढ़ते हैं, तो उन विभूतियों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए जिनका बड़ा योगदान देश के अंदर रहा? अंबेडकर को लगातार हराने के पीछे किसकी कॉन्स्पिरेसी थी? क्या देश ये नहीं जानता? सुभाष चंद्र बोस का नाम दबाने वाले कौन थे? क्या देश ये नहीं जानता? अगर पंचतीर्थ अंबेडकर जी के आज लोगों के सामने आ रहे हैं, उनको बनाने का, उनको संवारने का, उनके संरक्षण का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जब हम अत्याचारियों के बारे में पढ़ सकते हैं, एक परिवार की महिमा मंडन बार बार पढ़ सकते हैं, तो जिन्होंने समाज में राजनीति को एक दिशा दिखाई, अर्थशास्त्र सिखाया, समाजशास्त्र सिखाया, सामाजिक न्याय सिखाया, उनको अगर पढ़ते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है अजय यादव साहब, क्यों दर्द होता है कांग्रेस के पेट में? क्यों कांग्रेस को लगता है चीजें थोप रहे हैं? क्या एक ही परिवार के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी लोगों के बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए? जो तर्क दिए उनका उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, तमाम तरह की शिक्षा व्यवस्था में चिकित्सा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यही वो अंग है जो लोगों के जीवन की रक्षा करता है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा में पहले ही बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, और आप वहां भगवाकरण करके और गुणवत्ता खराब करना चाहते हैं। नेहा जी की इतनी सारी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा शायद नेहा जी को यह लगता है कि प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी शिक्षा नहीं ली जाती है, चिकित्सा शिक्षा में डायरेक्ट ही भर्ती हो जाते हैं लोग। ये तमाम तरह के महापुरुषों के ज्ञान स्कूल स्तर पर पहले ही दे दिए जाते हैं। इस तरह की अनर्गल बातचीत का कोई मतलब नहीं बैठता है जो आप सुना रहे हैं। कि आप ये कहना चाहते हैं कि स्कूल एजुकेशन में जो पढ़ाई होती है वो चिकित्सा महाविद्यालय तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं? ये बातें नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आज मुद्दा ये है कि किस तरह से गुणवत्ता में सुधार हो। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां 4000 मेडिकल ऑफिसरों के स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 1500 पद खाली पड़े हुए हैं। एनेस्थीसिया के 350 पदों में से 200 पद खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए कोई अभियान क्यों नहीं चलाती है? मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में देश में पहले स्थान पर है। 48 बच्चे ऐसे होते हैं 1000 में से जो कि अपना पहला जन्मदिन नहीं
नहीं मना पाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए कोई अभियान चलाती तो शायद प्रदेश को लाभ होता। कोरोना काल में हमने देखा पहली लहर के बाद जब स्पष्ट था दूसरी लहर आनी है, लेकिन सरकार बचाव नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के अलावा 49 जिलों में वेंटिलेटर तक की सुविधा नहीं थी। आप बताइए वहां पे दीनदयाल उपाध्याय पढ़ेंगे डॉक्टर, क्या इलाज करेंगे? दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ने के बाद हेडगेवार जी का क्या योगदान है चिकित्सा शिक्षा में? आप मुझे बताइए क्या लाभ मिलेगा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में? इन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सुधार होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल अपने भगवाकरण का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। आप हजारों संस्थान खोलिए अपने महापुरुषों के नाम पे, जिससे समाज को लाभ मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दीनदयाल रसोई चलाते हैं, अन्य भी 10 और योजनाएं चला दीजिए, लेकिन ऐसी योजना जिससे चिकित्सा की गुणवत्ता खराब हो, जिससे आने वाले समय में भविष्य खराब हो। आप पुनीत जी कल्पना करिए, आज चिकित्सा शिक्षा में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्हें अपनी शिक्षा का 20% समय दीनदयाल उपाध्याय को हेडगेवार को पढ़ने में बिताना पड़ेगा, तो क्या उनकी गुणवत्ता खराब नहीं होगी? उससे उन्हें इलाज में क्या लाभ मिलेगा? सर्जरी में दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ के क्या आपकी बात का उत्तर देना चाह रही हैं। आज मरीज आता है अपने इलाज करवाने, तो क्या इससे समय खराब नहीं होगा? क्या लाभ होगा? से इलाज हो जाएगा? इस तरह की हास्यास्पद बात मत करिए। नेहा जी। पुनीत जी, ये लोग किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं और बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस और उसके बावजूद इनके पास जानकारी लिखने की जरूरत आपको है। जो बातें आप कर रही हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है, वो बातें आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप भाजपा में भी अभी आई हैं। ऐसा नहीं कि उनके एंटायर एजुकेशन के टाइम पे उन्हें लगातार महान विभूतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम पेरिस वाले प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ सकते हैं, अगर हम इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ सकते हैं, अगर हम 84 वाले राजीव गांधी के बारे में पढ़ सकते हैं, अगर हम नसबंदी करने वाले संजय गांधी को पढ़ सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर पंडित दीनदयाल को पढ़ सकते हैं। पंडित जी का योगदान इस समाज में बहुत बड़ा है और आप जैसे लोग जो एक परिवार के आगे पीछे घूमते हैं और एक परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, वो कभी भी इनका महत्व नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी के जो विचार है वो आज यहाँ पर है। नेहा जी, अजय जी, नेहा जी, अजय जी, नेहा जी, अजय जी, नेहा जी, पॉइंट यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये उठाया कि क्या इसमें MBBS के ही कोर्स में इसको शामिल करने पर ये पढ़ाई हो पाएगी? क्या मिडिल या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल तक इस बात को नहीं पढ़ाया जा सकता? क्या जिसमें डॉक्टरी की पढ़ाई ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, क्या उसमें इन टॉपिक्स को डालना जरूरी है? एक मिनट उत्तर लूंगा। तो नेहा जी, सवाल ये नहीं कि महापुरुष चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा, किसी भी पंथ से जुड़े हुए हों, किसी भी महापुरुष जिनका योगदान है उनको उनका इतिहास जानना, उनके कार्यों को जानना पूरी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये जो कहना है कि इन पुरुषों के बारे में, इन महापुरुषों के बारे में क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, जिनको ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन क्या MBBS के डॉक्टरी के सिलेबस में इनका स्थान होना चाहिए? ये प्रश्न उठाया, इसका उत्तर दें। क्या इससे समय बर्बाद नहीं होगा? इसका भी उत्तर दें। नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि महान पुरुषों को पढ़ाया जाना चाहिए, पर मैंने ये कहा कि जो करिकुलम कहता है इन डॉक्टर्स का, जो सिलेबस कहता है, जो नेशनल काउंसिल ने डिसाइड किया है, मैं फिर से एक बार आपके दर्शकों के लिए पढ़ देती हूं। वो ये कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरैक्ट विद दोज विद डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज। और इसकी आवश्यकता क्यों है पुनीत जी? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो मानवीय मूल्यों पर काम करते हैं। उनका जो कार्य है वो बाकी प्रोफेशनल से बहुत अलग है। उदाहरण के तौर पर मैंने जब पत्रकारिता की और मैं एक चैनल को ज्वाइन करने जा रही थी, तो उससे पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जितने वर्षों तक पत्रकारिता की, हर सालों साल वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता रहा। वो प्रोग्राम एक दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है। उसी प्रकार से उस समय मुझे बताया गया कि पत्रकारिता के एथिक्स क्या क्या हैं। और आज जब ये डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जब ये एनरोल कर रहे हैं अपने आप को, तो इस प्रकार से एक माह का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिसमें इनको देश की डाइवर्सिटी, नेशन, कल्चरल वैल्यूज को बताया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो मानवीय मूल्यों पर काम करते हैं और उस पर बेस्ड जो उन्हें कल्चरल वैल्यूज हैं, जो समाज की नैतिकता है, वो सब उनको जानने की आवश्यकता है। उनका समाज में क्या डॉक्टरी एथिक्स से ये तमाम लोग मेल
दिखाते हैं जो लिस्ट में बताए गए जिन पर आपत्ति कांग्रेस को है? आप मुझे बताइए कि अगर हम डॉक्टर हेडगेवार की बात करते हैं, उन्होंने आरएसएस का गठन किया। आज आरएसएस क्या विश्व का ऐसा संगठन नहीं है जिसने हर आपदा में सबसे पहले पहुंच के सेवा का कार्य किया है? आप बाढ़ देख लीजिए, आप सूखा देख लीजिए, आप कोरोना देख लीजिए, तमाम सारी आपदाएं आई, सबसे पहले आरएसएस ने पहुंचने का काम किया। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को देख लीजिए, उनकी जो अंत्योदय की एक परिकल्पना है, आज भी अंत्योदय की परिकल्पना के तहत ही ये हो पा रहा है कि अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचकर सरकार योजना भी बना रही है और उन तक पहुंचने का भी काम कर रही है। स्वामी विवेकानंद जिनको जोड़ने का काम किया है, 7 समंदर में उन्होंने पूरे देश का नाम किया है। स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इस करिकुलम का हिस्सा है, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है। महर्षि अरविंद। नेहा जी हो गया, भाजपा कार्यालय में भाषण करिएगा, दूसरों के समय का अतिक्रमण मत करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंभीरता समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के होते हुए प्रदेश की राजधानी में 850 रेमडेसिविर चोरी हो जाते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज से। उसके संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को कोई पर लापरवाही के साथ बयान देते हैं और आज तक कुछ पता नहीं चला। मध्य प्रदेश में मैंने कोट किया कि करीब 40% चिकित्सकों के पद खाली हैं और 50 से ज्यादा अस्पतालों, जिला अस्पतालों में सुविधा नहीं है। तो क्या ठीक है, थोड़ा सा विषय पर ही रहते हैं। अजय जी, बड़ा गंभीर विषय आपने स्वयं कहा ना कि ये हंसी का बात नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय गंभीर विषय। हत्या के बारे में उन्होंने एक तर्क रखा कि एथिक्स के लिए अगर हम पढ़ाते हैं भले ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तौर पर कुछ वक्त के लिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ये परमिशन हमको मिलती है जो जिस तरीके से अथॉरिटी डिसाइड करती है कि आप अंदर लेक्चर क्या रखेंगे। जो नेहा जी ने पढ़ा वो अपनी रिपोर्ट में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, बता चुके हैं आसान शब्दों में। तो क्या और क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि अभी इसकी अवधि कितनी होगी, कितना पढ़ाया जाएगा, ये तो कुछ सामने नहीं आया, फिर क्यों इतना विरोध है? इस तर्क का जवाब दें। एक माह की अवधि है। देखिए पुनीत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इस संदर्भ में मेरी चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए लोगों से भी चर्चा हुई। उनका ये मानना होता है कि इंस्पायरिंग एलिमेंट होना चाहिए जिससे चिकित्सकों को उत्साह मिले, प्रोत्साहित हों कि वो किस तरह से और अच्छा इलाज कर सकें, किस तरह से नई तकनीक से इलाज कर सकें। इस तरह की जीवनियां जोड़ी जाना चाहिए जिनसे उनके प्रोफेशन में लाभ मिले। ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। आरएसएस का आजादी के आंदोलन में तो कोई योगदान नहीं है और झूठ बोलने से महापुरुष बन रहे हैं। हेडगेवार जी का कोई योगदान नहीं, गोलवलकर जी का कोई योगदान नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का आपने विरोध किया। तो बताइए किस तरह से आप ये चीजें बताना चाहते हैं? मुझे बताइए, आजादी के आंदोलन में आरएसएस के कितने लोग जेल गए? बताइए। तो आप देश की राष्ट्र विरोधी धारा भगवाकरण कर रहे हैं। ये नहीं चलना चाहिए। नेहा जी उत्तर देंगे इसका? के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जीवन रक्षा करते हैं वो लोग, जीवन रक्षा करने वालों देखिए पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है। अगर हमारे देश का युवा उस प्रधानमंत्री को पढ़ सकता है, दोबारा दोहरा देती हूँ, जिसके कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाते रहे, अगर हमारा देश का युवा उस प्रधानमंत्री को पढ़ सकता है जिसने महात्मा गांधी की बातों को दरकिनार कर अपनी कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया, अगर हमारे देश का युवा इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी को पढ़ सकता है, अगर हमारे देश का युवा संजय गांधी को पढ़ सकता है जिसने जबरन लोगों को पकड़ के नसबंदी करा दी, अगर हमारे देश का युवा राजीव गांधी को पढ़ सकता है जिसने 84 में लोगों का नरसंहार कर दिया, सिखों की हत्या कर दी, तो हमारे देश का युवा निश्चित ही बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ सकता है, निश्चित ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ सकता है, निश्चित ही डॉक्टर हेडगेवार जी को पढ़ सकता है। और हमारे देश का युवा लगातार बार ऐसी महान विभूतियों को पढ़ेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी मांग करती हूँ कि इसी प्रकार की परंपरा को आईआईटी और आईआईएम में। चलिए, बड़ी बात ये है अजय साहब सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही कि जिन महापुरुषों को आप ऐड कर रहे हैं उनका योगदान क्या है। नेहा जी कह रही हैं कि हमने जिनको पढ़ा हुआ है, पहले से जिनको पढ़ाया गया, एक पीढ़ी ने या कई पीढ़ियों ने जिसको पढ़ लिया है, तो फिर नए लोगों के बारे में पढ़ाने में जिनका योगदान रहा है, क्या हर्ज है? लेकिन क्या उसकी उपयोगिता उस वर्ग को है जिसको पढ़ाने के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया गया? ये मूल प्रश्न है जिसके उत्तर आम जनता के बीच में वैसे ही पहुंचने चाहिए जैसी कोशिश हमारी थी कि इस डिबेट से हम पहुंचा सकें। नेहा जी ने एक बात और करेक्ट करके बताई कि इसे 1 महीने के लिए हम लोगों तक पढ़ाएंगे, पहुंचाएंगे। जाहिर तौर पर
क्या इस बात के लिए वो युवा तैयार हैं? क्या इस बात के लिए युवाओं के दिमाग में जो बातें पहले से डाली गई या अब जो जिस तरह का असर आएगा इस तरह की डिबेट के बाद, क्या वो उस बात के लिए परिपक्व हैं, तैयार हैं? ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अपने वर्जन अपने पक्ष यहां रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।